सो वेलकम बैक बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके 10th बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही हो। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो एक्सरसाइज नंबर 5.3 है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको सिखाने वाला हूं कुछ बेसिक फंडा जो आप लोगों को हमेशा याद रखना है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में इससे रिलेटेड मैंने एक और क्वेश्चंस आपको बताया था और उसके लिए हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया था। वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अगर बच्चों हम लोग ये बात करें कि ये फॉर्मूला किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास मान लो अगर कोई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है और हमको बोला गया है कि उसके 11 टर्म का सम निकालो या 12 टर्म का सम निकालो या 15 टर्म का सम निकालो, तो उस कंडीशन में हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। जैसे मान लो हमको बोला गया है कि 15 टर्म का सम निकालो, तो ये जो एस एन है वो हो जाएगा S15, यानी हम लोग 15 टर्म का सम निकाल रहे हैं। तो इसमें से हम लोग को एन का वैल्यू पता चल जाता है, यानी एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म होता है। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहली बात तो पता होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ ए का जो वैल्यू है, ए क्या है, ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, ये तो आप लोगों को शुरू से पता होगी। और डी जो होता है बच्चों वो कॉमन डिफरेंस होता है, सी डी करके मैं इसको डिनोट कर देता हूँ। आप लोगों को पता होना चाहिए तीनों के तीनों क्या होते हैं, यानी कि अगर आपको बोला गया 15 टर्म का सम निकालने के लिए तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 2 तरीके के क्वेश्चन बताए थे। एक में एन का वैल्यू सीधा सीधा दे दिया था और एक में एन का वैल्यू नहीं दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जा करके मेरे चैनल पर वो वीडियो को देख लें, क्योंकि वो पहले तरीके का क्वेश्चन है। आज हम लोग इसमें दूसरे तरीके का क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अपने को स्मार्ट वर्क करना है ना। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस एक्सरसाइज में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले तो अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है और आपको बोला गया है 15 टर्म का सम निकालने के लिए, तो आप निकाल सकते हैं। एन का वैल्यू आपको पता होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर दिया है तो ए का वैल्यू भी पता होगा और साथ ही साथ डी का वैल्यू भी पता होगा, तो आप लोग सम निकाल सकते हैं। वैसे ही दूसरा तरीके के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जिसमें एन का वैल्यू ही नहीं दिया था, उसमें क्या कर देते हैं बच्चों, पहला टर्म को दे देते हैं और आखिरी टर्म को दे देते हैं और बोलते हैं कि इनके बीच में जितने भी नंबर्स आने वाले हैं उन सारे नंबर का सम निकालो। तो उस कंडीशन में हम लोग एक और फॉर्मूला यूज़ किए थे जो हम लोग इससे पहले वाले एक्सरसाइज में यूज़ करते थे, ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 डी का। इस फॉर्मूले का यूज़ करके बच्चों हम लोग एन का वैल्यू को फाइंड करते थे और एन का वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर हम लोग सम का ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते थे, क्योंकि हमको एन का तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर हमको यही पता नहीं रहेगा कि कितने टर्म का सम निकालना है तो हम लोग ये कैसे निकाल पाएंगे। अपने को ये पता होना चाहिए कि हमको कितने टर्म का सम निकालना है। ओके, और अगर नहीं पता है तो आप लोग ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके एन का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बच्चों, इससे रिलेटेड एक और फॉर्मूला मैं बताया था जो कि आप लोगों को कभी कभी यूज आएगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल के लिए। ए प्लस एल अगर पहला टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया है, पहला टर्म और आखिरी टर्म अगर दिया है और एन का वैल्यू आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करके फाइंड कर लिया है, आप ये फॉर्मूला लगा करके भी इजिली सम फाइंड कर सकते हो। तो सम के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूला है, ये आप लोगों को याद रखना है, भूलना नहीं है। एक तरीके का क्वेश्चन इससे पहले डिस्कशन हो चुका था, आज हम लोग एक स्पेशल क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए वो क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों, हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी, यानी एपी के कितने टर्म को, है ना। यानी यहाँ पर देखिए, एक हम लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, एक दिया है 24, एक दिया है 21 और एक दिया है 18, और ऐसे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। बोला गया इसमें कितने टर्म को मैं सम करूं कि वो जो सम है वो किसके बराबर हो जाए, 78 के बराबर हो जाए। ये क्वेश्चन हम लोगों को बोला गया है। यानी कि हमारे पास जो फॉर्मूला था बच्चों, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले में एस एन का वैल्यू वो इस बार दे दिया है। यानी कि कभी कभी हम लोग को एस एन निकालने के लिए बोलेगा और कभी कभी हम लोग को एस एन दे दिया है। और अब बोला है कि कितने टर्म को, यानी कि हमको पता लगाना है ये एन का वैल्यू, यानी नंबर ऑफ टर्म इस बार हम लोग को पता लगाना है। इस इक्वेशन को अगर मैं देखूं, ये एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन में देखूं तो हमको एस एन का वैल्यू दे दिया है, विच इज इक्वल टू 78।
और n का वैल्यू फाइंड करना है तो आप n को एज इट इज लिख देंगे और n/2 लिख देंगे। और अब बच गया a का वैल्यू। तो a का वैल्यू अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है बच्चों तो a का वैल्यू हम लोग को पता है कि वो 24 के बराबर है। वहीं पर अगर मैं d के वैल्यू के बारे में बात करूं तो d जो है वो एक कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस यानी कि कोई भी एक टर्म का उसके पहले वाले टर्म से हम लोग क्या कर देते हैं, डिफरेंस पता लगा देते हैं। यानी कि 21 में अगर मैं 24 को माइनस कर दूं तो ये बराबर हो जाएगा -3 के। सो हमने d का वैल्यू फाइंड कर लिया है, a का वैल्यू हमको पता है और Sn हमको दे दिया है। तो चलिए हम लोग इस फॉर्मूले में पुट अप कर देते हैं। सो 2 के जगह मैंने 2 पुट किया, a का वैल्यू 24 था तो मैंने 24 पुट कर दिया, प्लस n का वैल्यू मेरे को फाइंड करना है। सो n-1 के जगह मैं n-1 एज इट इज लिख रहा हूं और d का जो वैल्यू है बच्चों वो -3 के बराबर दिया हुआ है। सो बेसिक वर्क तो ये था कि हम लोग जो फॉर्मूले में n का वैल्यू था तो n का वैल्यू पुट करना था, a का वैल्यू दिया था तो a का वैल्यू पुट करना था और d का वैल्यू पता था तो d का वैल्यू पुट करना था। अब हमको n का वैल्यू फाइंड करना है। सो मैं उसके लिए क्या करूंगा, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2 इधर जा करके ये हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 156। ये दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा। अब n के जगह मैं n लिख रहा हूँ और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो ये 48 के बराबर हो जाएगा। और अब मैं इस -3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो -3 को अगर मैं n से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा बच्चों -3n। ठीक है, और -3 को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा +3। सो हमने क्या किया, ये जो ब्रैकेट के अंदर जितना भी चीज लिखा हुआ था उसको क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। अब n के जगह मैं फिर से एक बार n लिखूंगा क्योंकि अब मैं इस 48 को इस 3 के साथ जोड़ना चाहता हूं। तो ये दोनों हो जाएगा 51 - 3n और यहाँ पर आ जाएगा 156। अब फाइनली अब मैं क्या करूंगा, इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 51n प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है और n जो है वो प्लस है। सो -3n² और इस तरफ मेरे को दिखाई दे रहा है 156। ये बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह मेरे को दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको इधर ट्रांसफर करके एक तरफ 0 ले आऊंगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जो ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में लिखा हुआ हो। तो इसको उठाकर अगर मैं इस तरफ कर दिया तो फाइनली ये बन जाएगा 3n² प्लस में, इसको उठाकर इधर करेंगे तो -51n और ये प्लस में 156 को एज इट इज लिख रहा हूं बराबर में 0। अब अपन एक काम करते हैं बच्चों, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा छोटा कर सकूं तो पहले हम लोग छोटा कर देते हैं और उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो नंबर है ये 3 का मल्टीपल है क्योंकि 3 का मल्टीपल होता है। 51 भी जो है 3 का मल्टीपल है और ये भी 3 का मल्टीपल ही है। सो 3 तीनों में से कॉमन निकाल लेंगे, n²। ये काम तब करना है बच्चों जब अगर कॉमन निकल रहा है तो माइनस में 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21n और प्लस में यहाँ पर आने वाला है 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6। सो अगर मैं इस 3 को इधर ट्रांसफर कर दूं तो 0/3 जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लिया है, n² - 17n + 52 = 0। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रहा है हमको जो कि है n² - 17n + 52 = 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास बच्चों टोटल 3 मेथड है जिसमें हम लोग इसमें यूज कर लेते हैं फॉर्मूला मेथड जो आप लोगों को इजी पढ़ने वाला है, जो कि था x = -b ±√b² - 4ac/2a। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों को x का वैल्यू निकालना चाहिए था। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग n का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो n = -b, तो माइनस के जगह मैं माइनस लिख रहा हूँ। b के जगह पर देखो मेरे को -17 नजर आ रहा है तो मैं इसके जगह पर लिख दूंगा -17 प्लस माइनस √b² यानी -17 का जो स्क्वायर होगा बच्चों वो होगा 289। माइनस के जगह मैंने माइनस लिखा, 4 के जगह 4, a का जो वैल्यू है बच्चों वो 1 दिखाई दे रहा है और c का जो वैल्यू है देखो वो 52 नजर आ रहा है तो मैं यहाँ पर 52 पुट कर देता हूँ और अपॉन में ये हो जाने वाला है 2, a का वैल्यू 1 है तो ये 2 ही रहेगा। सो फाइनली ये माइनस माइनस प्लस 17 हो जाएगा। प्लस माइनस को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ √, यहाँ पर है ये 289 और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 52 में अगर मैं 4 मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 208।
अब हमारे पास एक नंबर था 289 और इसमें हम लोग माइनस कर देंगे 208। सो फाइनली मेरे को यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 8 दिखाई दे रहा है। सो फाइनली यहाँ पर मेरे को 81 दिखाई दे रहा है और अपॉन में 2। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 17 प्लस माइनस अगर मैं 81 का स्क्वायर रूट निकालूं तो वो होगा 9 के बराबर। तो मैंने 9 लिख दिया और अपॉन में 2। अब एक बार मैं प्लस साइन लूंगा और एक बार मैं माइनस का साइन लूंगा, तो हमारे पास n के दो वैल्यूज आएंगे। सो n इज इक्वल टू 17 प्लस 9 अपॉन 2 और एक बार आएगा n इज इक्वल टू 17 माइनस 9/2। सो फाइनली इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो मेरे को मिलेगा 26 अपॉन में 2 और यहाँ पर मिलेगा अगर मैं 17 में 9 माइनस करूं तो 8/2। सो 2 1 जा 2, 2 13 जा 26 और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। सो n का वैल्यू आ गया है बच्चों 13 और n का वैल्यू आ गया है बच्चों 4। सो हमारे पास n के दो वैल्यूज हैं। अगर बच्चों मान लो ये दो वैल्यूज में अगर एक वैल्यू माइनस में आ जाता और एक वैल्यू प्लस में आ जाता तो मैं बोल देता कि n का जो वैल्यू है वो हमेशा नेचुरल नंबर होता है, इसलिए n का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर तो दोनों के दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। तो देखियो बच्चों, ये क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि n के क्यों दो वैल्यू आए हमको बताना है। हमने तो आंसर निकाल लिया, आंसर दोनों के दोनों है, यानी n का वैल्यू 4 भी है और n का वैल्यू 13 भी है। लेकिन किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, जैसे मान लो हमारे पास अभी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें अगर मैं 4 टर्म को जोड़ूं तो भी 78 आएगा और 13 टर्म को जोड़ूं यानी 13 टर्म को अगर मैं जोड़ दूं तो भी 78 के बराबर आएगा। ये कैसे हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल। सो हम लोगों को इसका रीजन दे रहा है, बोला जाएगा गिव द रीजन ऑफ योर डबल आंसर, यानी जो डबल आंसर आया है उसका रीजन बताना है। सो वो रीजन क्या होगा बच्चों, देखो हमारे पास शुरू में जो 4 टर्म होंगे, मान लो हमारे पास एक A1 है, A2 है, A3 है और A4 है। इसमें 4 टर्म को जोड़ने पर मेरे को 72 मिल जाएगा, पक्का बात है। अब मैं इधर से A5 से लेकर के A13 तक के वैल्यूज को अगर मैं जोड़ूं तो ये सारे के सारे जो वैल्यू होंगे बच्चों वो 0 के बराबर होंगे। सारे के सारे नहीं, यानी कि सारे के सारे टर्म का जो सम होगा वो 0 के बराबर होगा। और वो कैसे होगा, सो बच्चों अगर आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो सीक्वेंस है वो कम होता हुआ नजर आएगा, यानी कि ये कम होते होते एक समय 0 भी आ जाएगा और आने वाले समय में 0 से आगे ये नेगेटिव टर्म देने वाला है। सो उस कंडीशन में बच्चों अगर हम लोग इसके 5 से लेकर के 13 टर्म के सम को अगर मैं जोड़ूं तो ये 0 के बराबर होगा। इसीलिए A से लेकर के A1 से लेकर के A13 तक का मैं पूरा सम को अगर मैं देखूं तो भी 72 होगा, क्योंकि भाई ये पूरा 0 है और अगर इसमें 72 को मैं जोड़ दूं तो ये 72 के बराबर है। तो आपको रीजन क्या लिखना है, तो रीजन में आप लोग ये लिखेंगे सम ऑफ फिफ्थ टर्म, सम ऑफ फिफ्थ टर्म टू 13th टर्म, यानी 5वां टर्म से लेकर के 13वां टर्म का जो सम है इज इक्वल टू 0। ये हम लोगों को रीजन लिखना है बच्चों, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और रीजन भी लिखने के लिए बोला जाता है। सो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रीजन क्या है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आपके लिए मैं इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेकर आऊंगा बच्चों, जो कि टाइप 3 होने वाला है। सो टाइप 1 इससे पहले वाला देख लिए थे हम लोग, इससे पहले वाले वीडियो में। टाइप 2 आज देखें और इसके बाद जो वीडियो मैं बनाने वाला हूं वो टाइप 3 पर होगा। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हैं जो पूछे जाते हैं, और अगर आप ये क्वेश्चन आप अपने एक्सरसाइज में खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम्पल से लिया गया है। और 13 क्वेश्चन में भी जो एग्जाम्पल नंबर 3 है उसमें भी, सॉरी जो एक्सरसाइज नंबर 3 है उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास है, जिसमें n का वैल्यू आप लोगों को एक नेगेटिव मिल जाएगा और एक पॉजिटिव मिल जाएगा। तो आप उस कंडीशन में इसका एक आंसर ही लिखेंगे, 2 आंसर नहीं लिखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।